हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीसीएल 2021 असिस्टेंट अकाउंटेंट कंप्यूटर ओ लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। देखिए, कंप्यूटर एक ऐसा पोर्शन है यहाँ पर खास तौर पे यूपी पीसीएल में जो कैंडिडेट्स को काफ़ी टफ लगता है, और कैंडिडेट का सिलेक्शन रुकने का भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कंप्यूटर। क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं होगा तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाएगा। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन जो यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं, आपको 50% स्कोर तो लाना ही है। यानी 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन तो सही करने ही होंगे आपको। लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए अराउंड 45 क्वेश्चंस का, कि हम 50 में से क्यों ना 45 क्वेश्चंस तक या 40 क्वेश्चन तक सही करें, तभी आप एक सेफर एंड पर चल पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन दिन पर दिन आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी टफ हो रहा है। तो आज के सेशन में हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और आपकी जो तैयारी हो वो किस लेवल की हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हैव अ लुक गाइस। तो यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट ओ लेवल कंप्यूटर का कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है, जो 60 प्लस आवर का कोर्स है। ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी आप जान लीजिए। बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अक्टूबर से। बैच लाइव मोड में आपका चलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी, लाइव भी होगा। यहाँ पर 6 PM पर ये लाइव सेशन चलने वाला है। 60 प्लस आवर का ये कोर्स है, यानी टोटल 60 घंटे की वीडियोस यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। एक क्वेश्चन कैंडिडेट का रहता है कि सर, अगर लाइव सेशन में हम कनेक्ट नहीं हो पाए तो क्या ये वीडियो रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल होंगी? तो आंसर है यस। अगर आप लाइव कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो आपको ये वीडियोस रिकॉर्डेड मोड में मिल जाएंगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस हैं। चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको मिलेगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, और साथ ही साथ इस जो पूरे बैच की वैलिडिटी है ये 12 मंथ्स की रहने वाली है। यानी ये पूरा कंप्लीट फीचर्स हैं आपके यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट ओ लेवल कंप्यूटर के लिए। तो यहाँ पर गारंटी है हमारी कि अगर आप इस बैच से कनेक्ट होते हैं तो कंप्यूटर आपको और कहीं से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ना तो कोई बुक प्रिफर करने की रिक्वायरमेंट है, ना किसी दूसरे सोर्स पर जाकर पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि कंप्यूटर के लिए 100% अगर आप यहाँ पर वीडियोस को सुनते हैं, पीडीएफ से रिवाइज करते हैं, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर द यूपी पीसीएल एग्जामिनेशन। 799 बैच की इनरोलमेंट फीस है। कैसे इनरोल करेंगे आप इस बैच में, कैसे ज्वाइन करेंगे इस बैच को? तो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में बैच का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन को लेकर आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस बैच के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। कई कैंडिडेट्स हमसे ये कहते हैं कि सर, 60 आवर का कोर्स है, एग्ज़ाम दिसंबर में है, तो ये कैसे कंप्लीट होगा? देखिए, यहाँ पर हमने डेज नहीं कहा है, 60 आवर कहा है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम इसमें 60 आवर्स आपको कैसे कैसे प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि देखिए, मिनिमम आपको इतना तो पढ़ना ही होगा, 60 मिनिमम आवर्स आपको पढ़ना होगा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के भी होते हैं, क्वेश्चन बेसिक लेवल के भी होते हैं, और क्वेश्चन टफ लेवल के भी यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। क्लियर है? बाकी कैसे पढ़ेंगे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हमारे ऊपर छोड़िए। आपको बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछे गए, इस पर एक नज़र। हैव अ लुक गाइस। ये रहा पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में काफ़ी बार आपका पूछा गया है, और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लेकिन इस बार मान के चलिएगा कि इससे भी एक लेवल टफ आपको पढ़ना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉन इंटरैक्टिव? कह रहा है किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरैक्टिव होता है। तो नॉन इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए। हमने नीचे लिखा भी है कि नॉन इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनसे यूजर डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं करता। यूजर डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द कंप्यूटर या टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को नॉन इंटरैक्टिव की कैटेगरी में रखा जाता है। और ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में स्टोरेज के लिए
जो डिवाइस यूज होती है, जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, वो है पंच कार्ड। तो आप समझ गए यहां पर। तो इस केस में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काउंट होगा वो होगा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसा होगा? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या नॉन इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पर यूजर डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से या कंप्यूटर से इंटरैक्ट नहीं करता। समझ में आ गया? और यहां पर स्टोरेज के लिए किसका यूज होता है? पंच कार्ड का। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन टीसीपी आईपी नेटवर्क। देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि कितनी लेयर्स होती हैं टीसीपी आईपी नेटवर्क में। देखिए दो नेटवर्क की लेयर्स होती हैं, बेसिकली दो मॉडल होते हैं नेटवर्क के। एक तो होता है ओएसआई मॉडल और दूसरा होता है टीसीपी आईपी मॉडल। ओएसआई मॉडल में आपकी 7 लेयर्स होती हैं, जबकि टीसीपी आईपी नेटवर्क की अगर बात करें तो यहां पर 4 लेयर्स को माना जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन के केस में। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें आपके यूपीपीसीएल में तो यहां पर 5 लेयर्स को प्रायोरिटी दी जाती है। वैसे दूसरे एग्जाम्स में 4 लेयर्स को वैलिड माना जाता है, लेकिन अगर आपके यूपीपीसीएल एग्जाम की बात करें तो यहां पर 5 लेयर्स को वैलिड माना जाता है। ये 5 लेयर्स कौन सी हैं देखिएगा एक बार। फिजिकल है, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट है और एप्लीकेशन लेयर है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि टीसीपी आईपी नेटवर्क में कौन सी लेयर नहीं होती जो कि ओएसआई मॉडल में प्रेजेंट है लेकिन टीसीपी आईपी नेटवर्क में एब्सेंट है। तो इस केस में आंसर होगा सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर आपकी टीसीपी आईपी नेटवर्क में एब्सेंट होती है, जबकि ओएसआई मॉडल के केस में ये 7 लेयर्स के फॉर्म में दिखती हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम से है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके का सॉफ्टवेयर है। तो जितने भी कंप्यूटर में हम लोग यूज करते हैं वो सब सॉफ्टवेयर ही होते हैं, चाहे वो ड्राइवर्स हों वो भी सॉफ्टवेयर हैं, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी आपका सॉफ्टवेयर है। तो यानी दो ही ब्रॉड कैटेगरी होती हैं सॉफ्टवेयर की, एक तो सिस्टम और एक एप्लीकेशन। तीसरी एक होती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही आती है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर है तो बहुत आसान है, दिस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बिना आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होता। तो कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर, असेंबलर एज वेल एज ऑपरेटिंग सिस्टम या ड्राइवर्स, ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो याद रखिएगा बहुत ही सिंपल है। जबकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में एंटीवायरस को काउंट किया जाता है या डिस्क डीफ्रैगमेंटर जैसे टूल्स को काउंट किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग एरे डिक्लेरेशन इन सी लैंग्वेज। इंट एरे 2 3 4 5 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए सी प्रोग्रामिंग से ये क्वेश्चन आता हुआ, और सी प्रोग्रामिंग से भी एरे से क्वेश्चन काफी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी आसान है। देखिए एरे का मतलब क्या होता है? सेम टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अगर सेम टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है तो वहां पर हम एरे का यूज करते हैं। जैसे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट के रोल नंबर्स को सेव करने की बात करें तो ये सेम टाइप के वेरिएबल्स हैं, तो यहां पर हम किसका यूज करते हैं? दैट इज ऑफ एरे। तो यहां पर कह रहा है एरे है 2 3 4 5 और आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज डी टू एरे, इसका आंसर क्या होगा? अब देखिए सेकंड पोजीशन की बात यहां पर हो रही है, जो यहां पर प्रिंट एफ के साथ में दिया हुआ है सेकंड एरे, तो ये सेकंड का मतलब है सेकंड पोजीशन। पर एरे में आपको हमेशा याद रखना है कि पोजीशन की जो शुरुआत होती है वो 0 से होती है। तो 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से यहां पर काउंट होता है। तो 0 पोजीशन पर 2 है, फर्स्ट पोजीशन पर 3 है, सेकंड पोजीशन पर 4 है और थर्ड पोजीशन पर 5th है। और यहां पर पूछ क्या रहा था? सेकंड एरे, तो सेकंड का मतलब क्या हो गया? 0 1 2, यानी फोर्थ यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। अगर यहां पर थर्ड दिया होता तो 5th बन जाता। समझ में आ गया? तो दिस इज व्हाट वी कॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड टू एंटर फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक्सेल के केस में हम किस सिंबल का यूज करते हैं जिससे हमारा कोई भी फंक्शन
या कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है, तो फॉर्मूला या फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए एमएस एक्सेल में किस सिंबल की रिक्वायरमेंट होती है? तो आंसर है इक्वल्स टू की। तो हमेशा कोई भी अगर हम सम करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, तो हमेशा स्टार्ट किससे करते हैं? इक्वल्स टू से। तो क्वेश्चन में या तो फॉर्मूला दिया होगा या फंक्शन दिया होगा, तो दोनों ही केस में आपका आंसर क्या होगा? इक्वल्स टू होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन अ न्यू विंडो इन इनकॉग्निटो मोड इन क्रोम? यानी शॉर्टकट की से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पूछ रहा है कि अगर आपको क्रोम में यानी गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड ओपन करना है, इनकॉग्निटो मोड क्या करता है? ये आपकी ब्राउजिंग की हिस्ट्री को हाइड कर लेता है, यानी जो भी आप ब्राउज करते हैं उसकी कोई भी हिस्ट्री मेंटेन नहीं होती है इनकॉग्निटो मोड में। इसलिए ये आपका सेफेस्ट मोड भी कहलाता है गूगल क्रोम के केस में। तो कह रहा है अगर आपको गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड ओपन करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? तो आंसर है यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एन प्रेस करने पर इनकॉग्निटो मोड आपका ओपन हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट जिसको रजिस्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है इनमें से कौन सा पार्ट आपका सीपीयू का है? तो अभी हमने बताया एएलयू है जो कि कैलकुलेशन में काम करता है, जो कि अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस में मदद करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एएलयू हो जाएगा। जबकि डी रैम और एस रैम ये आपके रैम के टाइप्स हैं। मदरबोर्ड आप जानते हैं ये एक हार्डवेयर है, राइट? नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम? क्या रहा है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? तो कोई सॉफ्टवेयर जब बनने के लिए आता है तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम उसकी एक एल्गोरिथम को तैयार करें, फिर उसकी एक फ्लो चार्ट को बनाएं और फिर प्रोग्राम को डिजाइन करें। तो प्रोग्राम लिखने से पहले हम एल्गोरिथम करते हैं और फिर फ्लो चार्ट बनाते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो कि इंग्लिश के फॉर्म में लिखा जाता है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 इस तरीके से। तो आंसर क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इज कॉल्ड एल्गोरिथम। अगर यहां पर यह दिया होता कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो आंसर हो जाता आपका क्या? दैट इज फ्लो चार्ट। क्योंकि फ्लो चार्ट में हम ग्राफ की मदद से, सिंबल्स की मदद से अरेंज करते हैं। जो भी हम एल्गोरिथम में लिखते हैं उसी को हम कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्म में? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के केस में। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, which of the following are used by combining different kinds of media format and deliver them as multimedia content? यानी ये क्वेश्चन आता हुआ आपका मल्टीमीडिया से। मल्टीमीडिया भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जहां पर आपको मॉनिटर के बारे में, आपको डिफरेंट टाइप्स के इमेजेस के बारे में पढ़ना होता है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मल्टीमीडिया कंटेंट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर कंबाइनिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीडिया फॉर्मेट? तो अलग अलग तरीके की मीडिया फॉर्मेट को कंबाइन करने के लिए, डिलीवर करने के लिए किस मल्टीमीडिया कंटेंट का यूज होता है? तो आंसर है मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स का यूज होता है। किसका यूज होता है? मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स का यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन यू क्रिएट फर्स्ट प्रेजेंटेशन फाइल इन MS पावरपॉइंट व्हाट विल बी द डिफॉल्ट फाइल नेम? कह रहा है जब भी आप पावर पॉइंट में कोई एक फाइल बनाते हैं, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं और आपने उसका कोई नाम नहीं दिया तो वो किस नाम से शो होती है? तो आपको पता होगा कि पावर पॉइंट के केस में वो प्रेजेंटेशन 1 के नाम से शो होती है। अगर आपने फाइल का नाम दे दिया तो जो नाम आपने दिया था उस नाम से वो फाइल शो होगी, लेकिन अगर आपने नाम नहीं दिया तो वो किस नाम से शो होगी? प्रेजेंटेशन 1 के नाम से शो होगी। अब हो सकता है एग्जाम में MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या नोटपैड इनमें से कोई भी पूछ लिया जाए, तो इन सभी को जरा याद रखिएगा। देखिएगा क्या है, MS वर्ड की फाइल का जो फाइल नेम होता है बाय डिफॉल्ट वो होता है document1,
MS एक्सेल के केस में बुक 1 होता है और पावर पॉइंट के केस में प्रेजेंटेशन 1, जबकि नोटपैड फाइल का जो बाय डिफॉल्ट फाइल नेम होता है वो अनटाइटल्ड के नाम से होता है। तो डॉक्यूमेंट 1 MS वर्ड, बुक 1 एक्सेल के केस में, प्रेजेंटेशन 1 पावर पॉइंट के केस में और अनटाइटल्ड नोटपैड के केस में। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड? MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? काफी आसान सा ये भी क्वेश्चन है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता क्या है? वो बॉक्स जिस पर आप फॉन्ट के स्टाइल को, फॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। और इसको ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ डी। कंट्रोल के साथ डी इज द करेक्ट आंसर। जबकि कंट्रोल एफ का यूज होता है फाइंड करने के लिए, है ना। तो एफ तो हो नहीं सकता, फॉर फाइंड होता है। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए क्या होगा? कंट्रोल के साथ डी होगा। नेक्स्ट, इफ इंटीजर रिक्वायर्स 2 बाइट स्पेस, कह रहा है कि इंटीजर है, अगर इंटीजर को स्टोर करने के लिए मेमोरी में 2 बाइट की रिक्वायरमेंट है, देन व्हाट विल बी द साइज ऑफ द फॉलोइंग सी एरे। देखो अगेन सी एरे से क्वेश्चन आता हुआ, इंट एरे 3 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए इंटीजर एरे के साथ में कुछ भी अगर दिया हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 4 कर देंगे, क्या आ जाएगा? 12। कितने बाइट्स दिए हुए थे? 2 बाइट्स। 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 24। तो आंसर हो जाएगा 24 बाइट्स। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 बाइट्स इंटू 2 कर देंगे तो आंसर क्या हो गया? 24 बाइट्स इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? एसक्यूएल की फुल फॉर्म बताइए। तो डेटाबेस को बनाने के लिए जो लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके साथ कई सारी और लैंग्वेजेस भी आती हैं, जैसे डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल, इनको भी आपको पढ़ना होगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, द सीपीयू क्लॉक स्पीड रिफर्स टू द नंबर ऑफ। सीपीयू क्लॉक स्पीड का मतलब होता है प्रोसेसर की स्पीड। तो प्रोसेसर की स्पीड बोले या सीपीयू की क्लॉक स्पीड बोले, बात एक ही है। तो प्रोसेसर की स्पीड को हम किस में मेज़र करते हैं? हर्ज में मेज़र करते हैं, किप्स में मेज़र करते हैं, मिप्स में मेज़र करते हैं, या फिर नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड में मेज़र करते हैं। तो क्या यहाँ पर हर्ज दिया हुआ था? नहीं। क्या यहाँ पर किप्स दिया हुआ था? नहीं। क्या मिप्स दिया हुआ था? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगली बार सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इसी तरीके के क्वेश्चन को वो बदल के दे देंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है कॉन्सेप्ट वाइज तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम में कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेबल टू क्रिएट, एडिट एंड सेव प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट लाइक लेटर एंड रिपोर्ट। कह रहा है लेटर और रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए और सेव करने के लिए किस तरीके के सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, किस तरीके के प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट का यूज़ होता है, ये आपको बताना है। पावर पॉइंट बिल्कुल नहीं, ये प्रेजेंटेशन के लिए। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डेटा को मेंटेन करता है। MS वर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसी के थ्रू हम डॉक्यूमेंट को मेंटेन करते हैं। और अभी आपने देखा भी था कि MS वर्ड के केस में जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है वो डॉक्यूमेंट 1 होता है। तो डॉक्यूमेंट आपका क्या होगा? MS वर्ड होगा। जबकि MS एक्सेस आपका डेटाबेस है। MS एक्सेस क्या है? दिस इज अ डेटाबेस। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द स्लॉट टू कनेक्ट द ग्राफिक कार्ड। देखिए ग्राफिक कार्ड क्या होता है? GPU आप इसको बोल सकते हैं, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ग्राफिक कार्ड से कनेक्ट करने के लिए एक स्लॉट दिया होता है, इस स्लॉट को क्या बोलते हैं? आंसर है AGP स्लॉट। AGP की फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज एसिलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। एसिलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, जिसकी मदद से आपका ग्राफिक कार्ड क्या होता है? कनेक्ट होता है मदरबोर्ड के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन IPv4 एड्रेस।
नेटवर्किंग से क्वेश्चन आता हुआ, IPv4 एड्रेस में कितनी बिट होती हैं? तो IPv4 एड्रेस में 32 बिट होती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। IPv4 आईपी एड्रेस आपका बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक IPv4 और एक IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। आजकल IPv6 का ही यूज होता है जो कि 128 बिट का है। तो हो सकता है इस बार IPv6 आपसे पूछ लें, तो याद रखिएगा दैट इज 128 बिट, या फिर मैक एड्रेस भी पूछा जा सकता है जो कि 48 बिट का होता है। तो याद रखिएगा IPv4 32 बिट, IPv6 128 बिट और मैक एड्रेस 48 बिट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, with respect to the operating system, which of the following is not a valid process state? कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम से कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक की जो इंपॉर्टेंस है वो कितनी है। विद रिस्पेक्ट टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड प्रोसेस स्टेट। तो देखिए प्रोसेस की एक लाइफ साइकिल होती है जिसमें आपकी जब प्रोसेस बनती है, क्रिएट होती है, से लेकर टर्मिनेट होने तक कई सारी स्टेजेस में वो डिवाइड होती है। तो आपको बताना है कि प्रोसेस की कौन सी स्टेज नहीं होती। तो इसमें वेटिंग भी होती है, रेडी भी होती है, रनिंग भी होती है, जबकि स्टार्विंग स्टेज आपकी नहीं होती है। तो स्टार्विंग यहाँ पर आपका इनवैलिड आंसर बनेगा। तो प्रोसेस लाइफ साइकिल भी आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू परफॉर्म रीडू ऑपरेशन इन MS पावरपॉइंट। कह रहा है रीडू ऑपरेशन के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अब ये क्वेश्चन MS वर्ड में भी हो सकता था, MS एक्सेल में भी हो सकता था, पावर पॉइंट में तो दिया ही हुआ है आपके सामने। तो रीडू की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, कंट्रोल के साथ वाई होती है, और अंडू की जो होती है वो क्या होती है, कंट्रोल के साथ जेड होती है। तो कंट्रोल वाई फॉर द रीडू एंड कंट्रोल जेड फॉर द अंडू पर्पस, जबकि कंट्रोल के साथ आर का यूज किया जाता है राइट अलाइनमेंट के लिए। तो राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल आर का यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP। काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो हमने आपको कहा कि क्वेश्चन आपको आसान भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे और टफ भी मिलेंगे। फुल फॉर्म ऑफ TCP क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। TCP आपकी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होती है जिसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी। इनमें से कौन सी ईमेल आईडी आपकी वैलिड नहीं है। इसका मतलब ईमेल टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो यहां से आपको ये भी पता चल रहा है कि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ईमेल से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ईमेल में कौन सा ईमेल आपका वैलिड नहीं है। तो पहला देखिए success@gmail.com वैलिड है। दूसरा है success@gmail.com, ये भी आपका वैलिड है, अंडरलाइन के फॉर्म में है। जबकि तीसरे केस में यहाँ पर एक साइन लगा हुआ है जो कि इनवैलिड साइन है, क्योंकि कोई भी साइन का यूज आपके ईमेल के केस में नहीं होता। तो successinstitute@gmail.com ये आपका इनवैलिड है। success.institute@gmail.com ये भी आपका वैलिड है, क्योंकि डॉट आपका लग सकता है, स्पेस अलाउड नहीं है आपके ईमेल के केस में। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, अ डैश इज अ हार्डवेयर डिवाइस विच इज यूज्ड टू रिसीव, एनालाइज एंड फॉरवर्ड द इनकमिंग पैकेट टू अनदर नेटवर्क। कभी भी नेटवर्क में पैकेट्स की बात की जाएगी तो आंसर आपका क्या होगा, राउटर। क्यों? क्योंकि पैकेट्स डील होते हैं OSI मॉडल के थर्ड लेयर में। पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, दूसरी डेटा लिंक लेयर, तीसरी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में ही पैकेट्स का यूज होता है और नेटवर्क लेयर में ही राउटर डिवाइस का यूज होता है। तो पैकेट्स का कनेक्शन किससे है, राउटर से। दैट्स वाई दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन C#, a variable can start with dash and dash only। C# एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई है, और आपसे पूछा गया है कि C# के केस में जो वेरिएबल का नाम है वो किससे स्टार्ट होता है। काफी आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कोई भी इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं,
तो अगर आपने बेसिक्स अच्छे से अपना पढ़ लिया तो आप यकीन मानिए कि आप पास छोड़िए फुल आउट ऑफ फुल स्कोर बहुत आराम से ला सकते हैं, राइट। तो देखिएगा, सी शार्प अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर। तो सी शार्प के केस में जो वेरिएबल का नाम है वो अल्फाबेट और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होता है। हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुछ लिखा भी है, जरा इसको भी देख लेते हैं। अब वेरिएबल नेम कंटेन्स, यानी जो वेरिएबल का नाम है सी शार्प में, इसमें क्या क्या होता है। इसमें लेटर्स होते हैं जो कि अपर केस और लोअर केस दोनों में होते हैं, डिजिट्स होती हैं इसमें 0 1 2 3 4, और अंडरस्कोर का यूज होता है। तो इसमें तीन चीजों का यूज होता है वेरिएबल को डिफाइन करने में, लेटर्स का, डिजिट्स का और अंडरस्कोर का। लेकिन यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ था ऑप्शन में, अल्फाबेट दिया हुआ था, यानी इसको आप लेटर्स बोल सकते हैं, और अंडरस्कोर दिया हुआ था। तो दैट्स व्हाई इट इज द वैलिड आंसर। नेक्स्ट देखिए, द डॉटनेट फ्रेमवर्क वाज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय। देखिए सी शार्प या डॉटनेट की बात करें, है ना, बात तो एक ही है। सी शार्प आपकी लैंग्वेज है, जबकि डॉटनेट आपका क्या है, प्लेटफॉर्म है, एक फ्रेमवर्क है। तो ये किसने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो गूगल नहीं होगा, ओरेकल नहीं होगा, IBM नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, in C sharp there are dash relational operator and dash logical operators। C sharp में कितने रिलेशनल ऑपरेटर हैं, रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं, जैसे ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, है ना, और कितने लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं आपके, ये आपको बताना है। तो आंसर है देयर आर 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स आर देयर इन सी शार्प। अगेन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो वही मैंने आपको भी बताया कि बेसिक आपको अपने स्ट्रॉन्ग करके चलने होंगे टू स्कोर गुड मार्क्स इन कंप्यूटर, है ना, एटलीस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में उतने ही कीवर्ड होते हैं जितने दांत होते हैं, है ना, कितने होते हैं, 32। तो टोटल कीवर्ड्स कितने होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, 32। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कीवर्ड। तो वॉइड आपका वैलिड कीवर्ड है। क्यों, क्योंकि जब भी हम सी की प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग होती है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वॉइड मेन। तो वॉइड यहाँ पर क्या है, वॉइड इज अ टाइप ऑफ अ कीवर्ड, जिसका मतलब होता है नल वैल्यू। तो वॉइड आपका क्या है, ये कीवर्ड है, जबकि इनुमरेशन, फ्लोटिंग और इंटीजर ये आपके कीवर्ड्स में काउंट नहीं होते। नेक्स्ट, which of the following can be used to reload the current page ignoring the cache content in the Chrome। कह रहा है पेज को रीलोड करने के लिए किसका यूज होता है। देखिए बहुत ही आसान है, अगर कभी भी क्वेश्चन में पेज को रिफ्रेश करने की बात तो हम जानते हैं कि आंसर क्या होता है, F5 होता है। वेरी गुड, है ना, पेज को अगर रिफ्रेश करना हो तो F5 के थ्रू हम पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। लेकिन पेज को अगर रीलोड करना हो तो उसके लिए शिफ्ट के साथ F5 का यूज करते हैं। फर्क क्या है कि जब हम शिफ्ट के साथ F5 करते हैं तो जो कैशे कंटेंट होता है, जो उसकी हिस्ट्री होती है पेज की, वो भी पूरी रिफ्रेश हो जाती है ना। तो इस वजह से अगर कोई ऐसा है कि कोई मेल नहीं आ रहा है आपके पास में, आप रिफ्रेश करके देख रहे हैं, F5 करके देख रहे हैं, तो बेटर ये होता है कि एक बार आप शिफ्ट के साथ F5 कर दीजिए। तो ये होता है रीलोड द करंट पेज इग्नोरिंग द कैशे कंटेंट इन द क्रोम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, what does the term USB stands for। USB पोर्ट होते हैं, आप जानते हैं, USB केबल होती हैं। तो USB की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB के फाउंडर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिस्टर अजय भट्ट इज नोन एज द फाउंडर ऑफ USB। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये इंडियन है ना, और बहुत बड़ा नाम इन्होंने किया है IT सेक्टर में USB को डेवलप करके। इससे पहले बहुत अलग अलग तरीके के आपके पोर्ट्स चलते थे, जैसे सीरियल पोर्ट काम करता था, पैरेलल पोर्ट का यूज़ हम लोग करते थे। लेकिन फिर उसके बाद अजय भट्ट जी की इन्वेंशन के द्वारा हमें मिला USB, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए, इन MS वर्ड इफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एग्जिस्ट देन इट इज लोकेटेड ऑन द डैश कॉर्नर ऑफ द विंडो। कह रहा है MS वर्ड के केस में अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो बटन होता है वो अगर होगा
तो वो कहाँ पर होगा MS वर्ड के केस में, ये आपको बताना है। तो विंडो के किस साइड होगा, टॉप राइट कॉर्नर में, बॉटम राइट कॉर्नर में, बॉटम लेफ्ट में, या टॉप लेफ्ट में। तो आपने देखा होगा एक MS ऑफिस का बटन होता है जो कि आपके टॉप लेफ्ट साइड में होता है। कहाँ पर होता है, टॉप लेफ्ट साइड में होता है। तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है ना। यहाँ पर आपको बार्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि टाइटल बार क्या है, मेन्यू बार क्या है, स्क्रॉल बार क्या है, नेम बॉक्स क्या है ना। तो अलग अलग तरीके के जितने भी फंक्शन हो सकते हैं उन सब की नॉलेज आपको यहाँ पर रखनी होगी। नेक्स्ट देखिए, द लाइफ टाइम मतलब लॉन्गिटिविटी, द लॉन्गिविटी ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल्स इन सी प्रोग्राम इज, क्या है जो लाइफ टाइम होती है, जो लॉन्गिविटी होती है किसी भी स्टैटिक वेरिएबल की सी प्रोग्राम में, वो कितनी होती है, till the end of the first function, till the end of the main program, within the function in which they are defined, till the time first and statement get executed। तो बहुत ही क्लियर है, यहाँ पर जो लाइफ टाइम होती है स्टैटिक वेरिएबल की सी प्रोग्राम में वो होती है till the end of the main program। हम जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है सी में मेन फंक्शन के थ्रू। अगर मेन फंक्शन होगा तभी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, और मेन फंक्शन के अंदर ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, डिस्प्ले करता है आउटपुट को। तो इसका मतलब टिल द एंड ऑफ द मेन प्रोग्राम कोई भी स्टैटिक वेरिएबल की लाइफ डिक्लेयर हो सकती है, तब तक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर रह सकता है सी प्रोग्राम या किसी भी प्रोग्राम के केस में। नेक्स्ट देखिए, द सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय, फाउंडर ऑफ सी यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखिए सी से मैक्सिमम क्वेश्चन है, सी प्लस प्लस से भी देखने को मिलेंगे, सी शार्प से भी देखने को मिलेंगे, और इस बार पाइथन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय हूँ, डेनिस रिची। सी प्लस प्लस बजारने स्ट्रॉस्ट्रप। PHP रेस्मस लेरडॉर्फ। तो जावा जेम्स गॉसलिंग। तो ये सब फाउंडर के नाम भी आपको पता होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखिए, which of the following category of port is generally used to connect a monitor to a computer video card। कह रहा है मॉनिटर को वीडियो कार्ड से कनेक्ट करने के लिए किस तरीके के पोर्ट का यूज होता है। तो ये बहुत ही कॉमन तरीके का पोर्ट है जिसे हम VGA बोलते हैं, वीडियो ग्राफिक्स एरे के नाम से इसे जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा, मॉनिटर और वीडियो कार्ड को कनेक्ट करने के लिए VGA पोर्ट का यूज होता है, दैट इज वीडियो ग्राफिक्स एरे। PS2 पोर्ट क्या होता है, वो पोर्ट जो कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए कुछ गोल से शेप का होता था, जिसमें पिन लगी होती थी आगे, जो अब आउटडेटेड हो गया है ना, उसकी जगह USB ने ले ली है। तो वो होता है आपका PS2 पोर्ट। देखा होगा आप लोग ने भी, माउस और कीबोर्ड के केस में एक गोल कलर का आपका गोल सा होता है ना, उसके अंदर पिन्स लगी होती हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड PS2। सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट में क्या डिफरेंस है, पहले के टाइम पर प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए पैरेलल पोर्ट का यूज होता था, माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए सीरियल पोर्ट का यूज होता था। लेकिन इन दोनों ही पोर्ट को रिप्लेस कर दिया है USB के केस में। यूनिवर्सल सीरियल बस ने पैरेलल और सीरियल दोनों ही तरीके के पोर्ट्स को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, कह रहा है इंटरनेट किस तरीके के नेटवर्क का बेस्ट एग्जाम्पल है, VLAN, WAN, MAN या LAN। तो बहुत कॉमन है कि वाइड एरिया नेटवर्क को ही हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। तो इंटरनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब जो एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट करे। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब जो एक कैंपस में यूज होने वाला है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब जो एक सिटी में यूज होने वाला है। और जो वाइड एरिया नेटवर्क है दैट इज कॉल्ड इंटरनेट, राइट। नेक्स्ट देखिए, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया के रिस्पेक्ट में SNR की फुल फॉर्म क्या है। तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो मल्टीमीडिया से कई बार पूछा गया है। तो आंसर है SNR की फुल फॉर्म है सिग्नल टू नॉइज रेशियो, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। नेक्स्ट, which of the following field cannot be left blank while sending an email। कह रहा है ईमेल भेजते समय कौन सी फील्ड को हमें ब्लैंक नहीं छोड़ना है। देखो ईमेल से फिर से क्वेश्चन आता हुआ, तो यानी ये आपका इंपॉर्टेंट है, ईमेल से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में
देखने को मिलेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक? सीसी ब्लैंक हो सकती है, कार्बन कॉपी है। सब्जेक्ट भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। बीसीसी भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं, और ब्लैंक छोड़ते ही हैं ज़्यादातर केस में अगर यूज़ नहीं है तो। लेकिन टू वाली फील्ड आपकी ब्लैंक नहीं हो सकती। जिसको आपको मेल भेजना है उसके एड्रेस को आप कहाँ लिखते हैं? टू के केस में लिखते हैं, तो ये आपको लिखना ही होगा। तो आंसर क्या होगा? टू इज द करेक्ट वन। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज और नॉट अलाउड फॉर वेरिएबल इन सी? कह रहा है सी में किस तरीके के कैरेक्टर्स जो हैं वो अलाउड नहीं होते? वाइट स्पेस कैरेक्टर्स, डिजिट्स, अल्फाबेट या अंडरस्कोर? तो डिजिट्स, अल्फाबेट और अंडरस्कोर का यूज तो करते ही हैं। अभी हम लोग ने देखा भी था कि अल्फाबेट और अंडरस्कोर का यूज तो किया भी था वेरिएबल्स के केस में, वेरिएबल को लिखने के लिए, जबकि वाइट स्पेस कैरेक्टर्स का यूज हम लोग नहीं करते। तो ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीमीडिया, सैम्पलिंग रेट इज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट एनालॉग साउंड इज टेकन पर सेकेंड। तो मल्टीमीडिया के केस में जितना भी काम होता है, जैसे अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं, कोई इमेज बना रहे हैं, तो उनको रेंडर करने के लिए जो टाइम लगता है ना, वो सेकेंड्स में काउंट होता है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ वो आपके रेंडर करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं अपने आप को। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? सेकेंड इज दी वैलिड आंसर। नेक्स्ट देखिए, एनआईसी यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी होता क्या है? बेसिकली मैक एड्रेस जहां पर आपका लिखा होता है वो लिखा होता है एनआईसी के ऊपर। तो एनआईसी एक कार्ड होता है जो आपके कंप्यूटर में होता है, जिसकी मदद से आप इंटरनेट का यूज कर पाते हैं। तो एनआईसी कार्ड के ऊपर ही आपका मैक एड्रेस लिखा होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा था? एनआईसी इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट यूज्ड टू कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अनदर कंप्यूटर ऑन टू अ नेटवर्क। व्हाट डज द टर्म एनआईसी मीन्स? एनआईसी की मदद से आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो एनआईसी का मतलब यहाँ पर क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फंक्शन? देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके मैक्सिमम केस में। तो हो सकता है इस बार भी आपका सेम इसी तरीके का कोई क्वेश्चन देखने को आपको मिले। क्या है ये क्वेश्चन? आपको एमएस एक्सेल एक फंक्शन दे दिया गया है फ्लोर के फॉर्म में। तो इक्वल्स टू, अभी हम लोग ने देखा था कि एक्सेल के जितने भी फॉर्मूले या फंक्शन होते हैं वो इक्वल्स टू से स्टार्ट होते हैं। तो इक्वल्स टू दिया, फ्लोर लिखा है, 14,4 दिया है और पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा। कैसे करेंगे? देखिए 4 यानी 14,4, तो दूसरे वाले नंबर को उठाएंगे और इसकी टेबल पढ़ेंगे। इसकी टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक ये जो नंबर इसके पहले लिखा गया है इसके छोटा नंबर ना आ जाए, है ना, क्योंकि राउंड नंबर, फ्लोर नंबर पूछा गया है, तो एक तरीके से राउंड आपको करना होगा। तो 4 की टेबल में 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 16 ज़्यादा हो गया 14 से, तो 4 3 जा 12, तो आंसर क्या आया? 12। दैट विल बी दी वैलिड वन। समझ में आया? तो 4 की टेबल आपको तब तक पढ़नी है जब तक यहाँ पर 14 से कम वाला नंबर नहीं आ जाता। तो 4 3 जा 12 इज दी वैलिड आंसर। ठीक, तो 12 यहाँ पर आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, अब हमने इसी तरीके के क्वेश्चन को दे दिया है। अब बताइए कि इन दोनों क्वेश्चंस में आंसर क्या आना चाहिए। फ्लोर दिया हुआ है 10,3, इसका आंसर क्या होगा बताइए। फ्लोर दिया हुआ है 40,7, इसका आंसर क्या होगा ये भी बताइए। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि पहले वाले केस में 3 की टेबल पढ़ेंगे और 10 से पहले ही रोक देंगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ज़्यादा हो गया, तो 9 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। 3 3 जा 9, तो 9 इज दी करेक्ट वन। फिर देखिए फ्लोर 40,7, अब 7 की टेबल आपको पढ़नी है और वो पढ़नी है 40 तक या 40 से पहले तक। तो 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42, ज़्यादा हो गया, तो 7 5 जा 35, तो आंसर क्या हो जाएगा? 35 इज दी करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 50 में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप ना कर पाए। उन्होंने डिमांड तो करी है बस 25 मार्क्स की अराउंड 50 में से, है ना, और मैक्सिमम आपको कम से कम 35 to 40 तो स्कोर करना ही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप 50 में से 50 ले आए,
है ना। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं, बस सही डायरेक्शन में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ओ लेवल में बहुत आराम से आप कंप्यूटर को क्वालिफाई कर सकते हैं। और ज़्यादातर कैंडिडेट्स पता नहीं क्यों कंप्यूटर से ही डरते हैं, है ना। जबकि अगर आप जुड़ेंगे मेरे साथ सेशंस में तो आप ये देखेंगे कि कंप्यूटर तो काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और स्कोरिंग छोड़िए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर आपका क्वालिफाई हो, सिर्फ क्वालिफाई नहीं बेहतर मार्क्स से क्वालिफाई हो, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों, तो आप बिल्कुल बैच से बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी डाउट को लेकर आप दिए हुए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके के सेशंस मैं यूट्यूब पर लेकर आता रहूँगा आप लोगों के लिए। यूट्यूब पर भी आपके फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस चलते रहेंगे, और साथ ही साथ जो पेड बैच है वो भी आपका 15 से स्टार्ट हो रहा है, उसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं टू गेन अ परफेक्ट नॉलेज। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।